हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेट नंबर 28 फॉर द एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेट नंबर 28। क्लियर। तो इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे अपने सेशन में। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे जो है डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस होती हैं वो हमारी जो है यूट्यूब के ऊपर तो शेयर होती ही होती हैं, ऑब्वियसली बात है। और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है इन सब चीज़ों का आपको अपडेट मिलता है। और एक सेकंड रुकिए। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ जो है यहाँ पे 1,35,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट PCS, UPSC के लिए भी मैंने MCQ डिस्कस किए हैं यहाँ पे, वो उसको पढ़िए। और प्लस इसमें मैंने आज क्विज सेक्शन भी मैंने अपलोड करना है, तो आज क्विज सेक्शन भी आएगा, बेस्ट 500 के MCQs भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाली हैं, तो उसको पढ़ें। ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये विपिन 10 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा एक बिल्कुल बेसिक थ्योरी कोर्स है, और इसमें थ्योरी हमने डिस्कस की है। इन कोर्सेज़ को आप परचेज कर सकते हो studyIQ.com वेबसाइट, जहाँ हमारी ऐप के ऊपर StudyIQ ऐप के ऊपर जैसे ही आप ऐप या वेबसाइट खोलेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज। यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा, और GS कोर्स आपको जो है चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, यानी कि जो संवैधानिक असेंबली थी, सभा थी, उन्होंने काम अपना करना कब स्टार्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है सेटअप करी गई थी अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन थी जो हमने एक्सेप्ट करी थी 1946 के अंदर, और इसके अकॉर्डिंग जी जो है हमारा 9 दिसंबर 1946 को जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। 389 मेंबर थे, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं यहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट कर लिए थे। 9 दिसंबर को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है अपॉइंट किए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं ये टेम्परेरी बनाए गए थे, इंटरिम बनाए गए थे, क्योंकि ये सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे वहाँ पे। क्लियर। लेकिन 11 दिसंबर को किसको अपॉइंट कर दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंट कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और एच सी मुखर्जी जो हैं वो हमारे क्या हैं? असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम असेंबली की बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अब एक कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो 3 लोग आए थे, वो 3 लोग कौन थे? पैथिक लॉरेंस। क्लियर। स्टैफर्ड क्रिप्स और एक था एवी अलेक्जेंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। अब इसमें जो आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो कौन था? दैट इज़ पैथिक लॉरेंस वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर को बननी स्टार्ट हुई थी, तो बन कब गई थी? पूरी की पूरी संविधान कब बन गया था? 26 नवंबर को बना था। लेकिन 26 नवंबर कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था। इसी कारण जो है 26 नवंबर को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे हम इसको कहा जाता है। और इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वो लागू इसीलिए 26 जनवरी को किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में लाहौर सेशन में पहली बार हमने इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 9 दिसंबर 1946, आंसर इज बी। ये देखिए जी, वही सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बात करी हैं। ये 308 मेंबर जो आए थे वो इलेक्टेड हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। क्लियर। और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और टोटल मेंबर आपको मैंने बता दिए 389 थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टडी ऑफ द फ्रूट कल्चर, ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इज टर्म्ड एज। देखिए, फ्रूट कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। फ्रूट जो होता है वो क्या होता है? एक राइपन्ड ओवरी, जिसे हम कहते हैं राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और फ्रूट को पकाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करी जाती है? इथाइलिन गैस। ये भी आपको पता होना चाहिए, इथाइलिन गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओलेरीकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ, ओलेरीकल्चर वो होता है जिसमें आपकी वेजिटेबल
जिसमें आपके वेजिटेबल को उगाया जाता है, लेकिन साथ साथ ये जो प्लांट के नॉन वुडी पार्ट्स होते हैं, जो जिसके ऊपर लकड़ी नहीं होती, नॉन वुडी पार्ट्स के साथ जो है डील करती है। और नॉन वुडी पार्ट्स फॉर द फूड, यानी कि फूड के जो नॉन वुडी पार्ट्स होते हैं उसके लिए आपको हेल्प करती है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो, और एग्रीकल्चर जो होता है प्रोडक्शन है प्लांट्स की फॉर द यूज़ ऑफ एडिबल पार्ट्स। क्लियर, याद रखिए। और उसके बाद लिखा हुआ है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो होता है फ्लावर्स के लिए होता है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, गार्डन के लिए, फ्लोरल इंडस्ट्री के लिए। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड पोमोलॉजी। In which country India has rebuilt the Kunding monastery? Kunding जो मोनेस्ट्री है ये किसने दोबारा से बनवाई यहाँ पे? तो ये आपकी इंडिया ने बनाई कहाँ पे? डेट इज़ इन द नेपाल। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्विंडलिंग जो मोनेस्ट्री है वो नेपाल के अंदर है, इंडिया ने इसको दोबारा से रीबिल्ड करवाया है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। Answer is C option is the right one. C option, that is the Nepal. Very very important question. Clear, याद रखिए, इंडिया और नेपाल और इंडिया। क्लियर। चलिए, फोल्ड इन द माउंटेन्स आर द रिजल्ट ऑफ। फोल्ड जो होते हैं, सिलवटें जो पड़ती हैं वो क्यों होती हैं? ड्यू टू द कंप्रेशनल फोल्डिंग। ये होती है कंप्रेशन फोल्डिंग, मतलब एक इधर से भी खींच रहा है, एक इधर से भी खींच रहा है, तो डैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। उसको हम कहते हैं कंप्रेशन फोर्सेस, और उसको हम कहते हैं फोल्डिंग। फोल्डिंग से जो है माउंटेन्स बनती हैं, और वो आपकी दो तरीके की माउंटेन्स होते हैं। एक तो यंग जो जल्दी जल्दी बनी है अभी, और एक होती हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो पुरानी बनी हुई हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, हिमालय ज़्यादा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, एल्प्स माउंटेन, रॉकी माउंटेन, सारी की सारी क्या है? यंगेस्ट। लेकिन हिमालय ज़्यादा यंगेस्ट वन। और इंडिया में ही ऐसी हमारी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जिसे हम कहते हैं अरावलीज। अरावलीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो आपकी राजस्थान में देखने को मिलती है। अब बात यहाँ पे ये है कि फोल्ड जो बना वो रॉक लेयर की जो है बकलिंग हुई, जब बेंडिंग हो जाती है, और काफ़ी टाइम तक इसमें सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन वाला पार्ट होता है। सिंक्लाइन वाला पार्ट देखो इस तरीके से होगा, और एंटीक्लाइन वाला पार्ट जो है ऊपर की तरफ जो है फोल्ड आएगा। डेट इज सिंक्लाइन, मतलब आपका जो फोल्ड है, आपका फिजिकल जो है डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। इस फिजिकल नेचर के अंदर जो है वैलीज और लेक्स वगैरह बनते हैं। और एंटीक्लाइन में देखो माउंटेन्स और रिजेस बनते हैं, अपवर्ड फोल्डिंग देखने को आपको मिलती है। सो माउंटेन रिजेस एंटीक्लाइन वाली पार्ट में देखने को आपको मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा कंप्रेशनल फोर्सेस। आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट वन, ए ऑप्शन। बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन ऑफ द बायोलॉजिकल मैटर अंडर द एनारोबिक कंडीशन इज। एनारोबिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कुछ भी बायोलॉजिकल मटीरियल्स का डीकम्पोजिशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। फर्मेंटेशन उसको हम कहते हैं एनारोबिक कंडीशन के अंदर। क्लियर। अब एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है? हमेशा मीथेन निकलती है, ये याद रखना। मीथेन को हम कहते हैं डैम्प गैस भी कहते हैं, मार्श गैस भी कहते हैं, दलदल वाली गैस भी कहते हैं, और ग्रीन हाउस गैस भी इसको हम कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट वन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जाइगोट और एग मिलते हैं, और एग और स्पर्म मिलते हैं, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है। कॉन्टेमिनेशन किसी का दूषित हो जाना। कंपोस्टिंग, वर्मीफॉर्म कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी बायोलॉजिकल मैटर्स की डीकम्पोजिशन होती है, ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन होती है बैक्टीरिया, फंगस, वर्म्स द्वारा। लेकिन इसमें क्या होता है? एयरोबिक के अंदर। यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की बात आती है, ये ध्यान रखना, वो होती है कंपोस्टिंग। प्रेजेंस ऑफ एयर की बात आए एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की बात आते हैं। फर्मेंटेशन की बात आते हैं तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात आती है यहाँ पे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज़ द करेक्ट वन, ए ऑप्शन इज़ द राइट वन। क्लियर। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज को हम क्या कर देते हैं? इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे, इथेनॉल। क्लियर। ये आपको प्रोसेस याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए। तो आंसर इसमें फर्मेंटेशन इज़ द करेक्ट वन। इकोसिस्टम जो होता है वो किस चीज़ से बनता है? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ से, किस चीज़ से बनता है? देखिए, इकोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो आपके जिसके अंदर जो है कुछ फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स देखने को आपको मिलते हैं, जो हमारे नॉन लिविंग का पार्ट बनाते हैं। एबायोटिक इन्वायरमेंट का जो है पार्ट बनाया जाता है, नॉन लिविंग एबायोटिक इन्वायरमेंट का पार्ट बनाते हैं। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे कि पॉन्ड की बात आ जाती है, क्लियर, फॉरेस्ट की बात आ जाती है, एस्चुरी की बात आ जाती है, ग्रासलैंड्स की बात आती है। तो एक ही टाइप की स्पीशीज़ है और इसका आपका नॉन लिविंग पार्ट के साथ जो रिलेशन
रिलेशन है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। क्लियर। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम होता है तो दैट इज बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट इज कॉल्ड आपका इकोसिस्टम उसको कहते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। पॉन्ड, फॉरेस्ट, एस्चुरी, ग्रासलैंड, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन। क्लियर। फिजिकल इन्वायरमेंट और जहाँ पे वो रह रहा है और उसका नॉन लिविंग पार्ट जो है उसका रिलेशन दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 में जो हुई थी लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, जिसे आप जमींदारी प्रथा भी आप कहते हैं, जमींदारी प्रथा, और इज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शो, जिसे जमींदार अपॉइंट किए गए थे और एट द एंड जो है जो जमींदार अपॉइंट किए थे टैक्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया इनको कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज की बात पूछी जाती है तो वल्लभ भाई पटेल आएंगे उसका आंसर। क्लियर, याद रखिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया सर्विसेज में हम 3 लेके चलते हैं, आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस एंड जो है आपकी फॉरेस्ट सर्विस। क्लियर, ये 3 सर्विसेज जो होती हैं आपकी सिविल सर्विसेज के अंदर आती हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं, 1757 में जो है इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा था, प्लासी का युद्ध लड़ा था। प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था, सिराजुद्दौला के साथ लड़ा था। और जो मीर जाफ़र जो हैं, मीर जाफ़र जो हैं आपका जो मीर जाफ़र हैं इन्होंने सेना के राज जो बताए थे वो जो है रॉबर्ट क्लाइव को बता दिए थे, और रॉबर्ट क्लाइव जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये लड़ाई इसीलिए हुई थी क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजेडी देखने को मिली थी 1756 में। और ब्लैक होल ट्रेजेडी क्यों हुई थी? क्योंकि ये दस्तक राइट का जो है मिसयूज़ कर रहे थे, ड्यूटी फ्री ट्रेड का मिसयूज़ कर रहे थे। ड्यूटी फ्री ट्रेड जो होता था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है कंपनी के जो लोग हैं वो भी यूज़ करने लगे थे। तो इसीलिए सिराजुद्दौला ने क्या किया, 123 सोल्जर्स को पकड़ के जेल में डाला, बंद कमरे में डाला और मर गए वो, और उसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। उसके बाद जो है फर्स्ट ये आपकी बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी, याद रखिए। वेलेस्ले की बात करते हैं, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, सब्सिडरी अलायंस, और पहली स्टेट जो थी हैदराबाद थी जिन्होंने साइन किया था सब्सिडरी अलायंस के ऊपर। वॉरेन हास्टिंग की अगर हम बात करते हैं, वॉरेन हास्टिंग जो है 1773 का एक्ट इन्होंने दिया था जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अब उसके अकॉर्डिंग जो है ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया था, सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी कलकत्ता के अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट इसमें आती हैं, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेम द चीफ कॉज ऑफ द डिक्लिनेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। देखिए डिक्लाइन जो होता है औरंगज़ेब के बाद होता है औरंगज़ेब का। अब औरंगज़ेब की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जो हमारे देश के अगेंस्ट थी, मतलब लोगों के अगेंस्ट थी, और इसके बाद जो है मुगल एम्पायर ख़त्म होना ही था। फैंटेसिज्म ऑफ औरंगज़ेब, औरंगज़ेब की कट्टरता कि हाँ हमने ऐसा करना है तो करना ही है। डेक्कन पॉलिसीज़ ऑफ औरंगज़ेब, बिल्कुल सही, क्योंकि इन्होंने दक्षिण के जितने भी राजा हैं उनको हरा दिया था और छोटी छोटी किंगडम जो हैं बन गई थी, और वो छोटी छोटी किंगडम जो हैं वो औरंगज़ेब के अगेंस्ट हो गई थी। वीक सक्सेसर ऑफ औरंगज़ेब, बिल्कुल सही है कि औरंगज़ेब के सक्सेसर थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट वन। अब औरंगज़ेब की बात करते हैं तो औरंगज़ेब को हम क्या कहते हैं, जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। आलमगीर का जो है टाइटल यहाँ पे मिलता है, आलमगीर का जो टाइटल मिला था बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ समूगढ़, ये दोनों लड़ाइयाँ लड़ी गई थी आपकी 1658 के अंदर, 1658 के अंदर। उसके बाद जो है ये टाइटल मिला था औरंगज़ेब, जो आपका औरंगज़ेब जो है आपका उन्होंने टाइटल अपने आप को दिया था आलमगीर का, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड का। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार जो है इसके टाइम पे काम करते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ज़फ़रनामा लिखा था औरंगज़ेब को, ये याद रखना है आपको। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर इज़ डी ऑप्शन। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जी, मुगल एम्पायर ग्रू वीक बाय एज अ किंग स्पेंड टू वॉर ऑन द पैलेसेस एंड वॉर, मतलब ऑब्वियसली बात है दिल्ली ही इनका मेन सेंटर था, वहाँ पे सब कुछ खर्च करो। क्लियर। सबसे ज़्यादा जो हिंदू पॉपुलेशन है वो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट, और जो ग्रेट ब्रिटेन है और उन्होंने देखा कि वीकनेस हो रही है, कॉन्कर किया, और एट द एंड जो है 1858 के अंदर जो है पावर इनके पास आ गई थी। क्लियर। और यहाँ पे 1674 में मराठा किंगडम बन गई, बीजापुर, हैदराबाद, छोटी छोटी किंगडम्स यहाँ पे बन गई। तो इसके बाद जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइनेशन देखने को आपको मिला था। विच
अमंग द फॉलोइंग क्रॉप वुड इन्हांस द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। मतलब सीधी सी बात ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात यहाँ पे आ रही है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इनमें से कौन सा प्लांट करता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे जो करता है वो करता है आपका पी प्लांट, मटर का प्लांट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पी प्लांट को हम और क्या कहते हैं, पाइसम सैटिवम इसको कहा जाता है, पाइसम सैटिवम, क्लियर याद रखिए। और पी प्लांट पाइसम सैटिवम, और पाइसम सैटिवम, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मेंडल ने किया था। और इसीलिए हम उसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने देखा था कि जीन्स जो हैं आपके कैरेक्टर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जनरेशन में जा रहे हैं। जो जीन वर्ड है, जीन वर्ड बताया था जोहानसन ने बताया था, ये भी आपको याद रखिए। आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो होती है दोबारा से हम इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन टू नाइट्रेट और नाइट्राइट का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे जो है आपके बैक्टीरियाज आते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे के सारे बैक्टीरिया जिसमें फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन नाइट्रेट और नाइट्राइट से दोबारा से हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जाते हैं तो आपका सीडोमोनास जो होता है ये आपको हेल्प करता है, ये आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, पी प्लांट इज द करेक्ट वन, क्लियर। अमंग द 16 जनपद मतलब छोटे छोटे आपकी रियासतें, उसमें ग्रेटेस्ट पावर जो है इनमें से किसकी थी, इनमें से जो ग्रेटेस्ट पावर थी वो थी आपकी कौशल राज की। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कौशल जो राज है ये श्रावस्ती जिसे हम कहते हैं, श्रावस्ती, क्लियर, श्रावस्ती यूपी के अंदर। और मॉडर्न डे की बात करते हैं तो यूपी के अंदर जो है फैज़ाबाद, गोंडा, ये सारे जो एरिया हैं वो कौशल राज के आते थे, तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग था। कंबोज की बात करते हैं तो इसमें उज्जैनी एंड महिष्मती, क्लियर, जो आपका वेस्टर्न मालवा, वेस्टर्न पार्ट का जो है जो कंट्रोल करता है, कवर करता है। अवंती की बात करते हैं तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी राजापुरा, जो कश्मीर के अंदर देखने को मिलती थी। तो अवंती की जो पार्ट है आपका हिंदुकुश माउंटेन वाला पार्ट होता था। वत्स जो की बात करें तो यहाँ पे इनकी कैपिटल थी कौशाम्बी। इलाहाबाद वाला पार्ट, इलाहाबाद मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जो है आपके इलाहाबाद के, मिर्ज़ापुर, ये सारा जो है वत्सा का पार्ट होता था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कौशल इज़ द करेक्ट आंसर। कौशल ये आपकी जनपद जो है इंपॉर्टेंट थी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और ये सिक्स सेंचुरी में देखने को मिली थी, 6th सेंचुरी में। आंसर इज़ सी ऑप्शन। ये देखिए 6th सेंचुरी दैट इज 600 BC टू 300 BCE के अंदर देखने को मिली थी ये सारी की सारी जो हैं आपकी जनपद्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर ए कॉमन बाउंड्री विद भूटान के साथ जो है कॉमन बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, भूटान, ठीक है। सो हेयर इज़ द भूटान जो है आपका लिंक कहाँ पे करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, 1 ऑप्शन, क्लियर। असम के साथ 2nd ऑप्शन। थर्ड इज़ द यहाँ पे आपका ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और चौथा यहाँ पे आपका ना इधर सिक्किम के पास भी जुड़ता है। तो ये 4 जगह के ऊपर जुड़ता है कौन, भूटान वाला पार्ट, क्लियर। तो इसमें देखिए जी कौन सी स्टेट जो है किसके साथ जुड़ती है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल तो जुड़ती है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। वेस्ट बंगाल के बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, और आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा राइट वन, ए ऑप्शन, क्लियर, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टीथ एंड बोन एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, जो दांत होते हैं और हड्डियां होती हैं इनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे मिलती है, देखिए इनमें कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस का कंटेंट हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कैल्शियम इज़ द राइट वन। कैल्शियम हड्डियों के लिए चाहिए होता है, और कैल्शियम में आपका कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन होता है विटामिन डी, और कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन को हम क्या कहते हैं, कैल्सीफिरोल। सनशाइन विटामिन भी इसको हम कहा जाता है, सनशाइन विटामिन। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हड्डियां में दिक्कत आने लग जाती है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, जो हड्डियों से कमजोरी आती है। फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये दांतों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ज़्यादा एक्सेस खा लें तो फ्लोरोसिस हो जाती है, और फ्लोरोसिस में 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक तो डेंटल फ्लोरोसिस और एक आपकी स्केलेटल फ्लोरोसिस, क्लियर। डेंटल फ्लोरोसिस का मतलब दांत जो है आपके ख़राब होने लग जाते हैं, स्केलेटल मतलब आपका
बॉडी पार्ट्स सारे ख़राब होने लग जाते हैं। सोडियम की अगर मैं बात करता हूँ, सोडियम पोटाशियम की, सोडियम पोटाशियम पंप आपको एसिड बेस बैलेंस बनाने में आपको हेल्प करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में आपको हेल्प करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में आपको कैल्शियम भी काम करता है, याद रखिए। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन जो है आपका वाटर प्यूरिफिकेशन में आपको हेल्प करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह में हेल्प होती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कैल्शियम इज द राइट वन, कैल्शियम। यहाँ पे देखिए जी, बोन्स की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम मिनरल्स और फॉस्फेट मिनरल्स देखने को आपको मिलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होती हैं बोन्स बट लाइट बिकॉज दे आर होलो, मतलब अंदर से खोखली होती हैं, और इसके अंदर सब्सटेंस होता है बोन मैरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। हमारी तो चलो होलो होती हैं, एक होती हैं बर्ड्स के ऊपर पूछा जाता है कि बर्ड्स के अंदर किस तरीके की जो है, पक्षियों के अंदर जो है किस तरीके की जो है बोन्स होती हैं, वो होती हैं न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स, ये आपको याद रखना है, क्लियर, खोखली होती हैं जो अंदर से। द प्रेजेंस ऑफ द कोबाल्ट इन विटामिन B12 वॉज इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, मतलब कोबाल्ट बताता, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है विटामिन B12 जिसे हम कहते हैं साइनोकोबालामिन, क्लियर, साइनोकोबालामिन। और ये पहली बार हमें किसके कौन से टेस्ट के अकॉर्डिंग देखने को आपको मिला था, तो ये कौन सा टेस्ट था आपका, स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको हम कहते हैं, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो है आपके इंट्रैक्शन होती है बिटवीन द मैटर और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में। सो ये आपको पता होना चाहिए, मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में जो है आपकी जो है इंट्रैक्शन होती है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प करती है जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनको जो है डिफाइन करने के लिए कंपोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी कंपोजिशन क्या है, टेम्परेचर, डेंसिटी, मोशन क्या है उस ऑब्जेक्ट का, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी ही आपको हेल्प करता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिसिस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये मेडिकेशन ये हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, वाटर के प्रेजेंस में किसी चीज़ को तोड़ना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, ये मेडिकेशन है एक्चुअली जो हमारा BP को, ब्लड प्रेशर को जो है लो कर देती है, क्लियर। बोरेक्स बीट टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टन मेटल्स, कुछ मेटल्स को देखने के लिए, सर्टन मेटल्स को चेक करने के लिए जो है आपका बोरेक्स बीट टेस्ट होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन जो है आपकी RBCs में आपको हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स में हेल्प करता है फॉर्मेशन में। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट वन, क्लियर। When did the Muslim League join the interim government under the leadership of जवाहरलाल नेहरू? इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन मुस्लिम लीग ने कब किया था, तो ये ज्वाइन कब किया था, 24 अक्टूबर 1946 को इन्होंने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वाज द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसके अंदर जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है इसको हेड करता था। बाद में ये सारी पावर जो है प्राइम मिनिस्टर को मिल गई थी जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, क्लियर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर याद कर लीजिए, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर पूछा जाता है, वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डिफेंस मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस मिनिस्टर आपके बलदेव सिंह जी थे, क्लियर। और उसके बाद जो है होम मिनिस्टर पूछे जाते हैं कई बार पेपर में, होम मिनिस्टर उस टाइम पे थे कौन, हमारे दैट इज़ वल्लभ भाई पटेल। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट में इस और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, क्लियर, ये मिनिस्टर थे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, 24 अक्टूबर 1946, क्लियर। चलिए जी, मनी पॉलिसी इंक्रीजेज द इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट का मतलब किसी चीज़ को महंगा करने के लिए अगर पॉलिसी हो रही है, ऐसी पॉलिसी जो इन्फ्लेशन बढ़ाती है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए पॉलिसी ऐसी इन्फ्लेशन बढ़ाने का मतलब क्या गया कि आपको पैसा दे देती है, पैसा देगी तो ऑब्वियसली बात है आप लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को काम मिलेगा, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो एट द एंड इन्फ्लेशन देखने को आपको मिलेगी। लेकिन बात करते ये हैं कि ऐसी पॉलिसी जिसमें पैसे बढ़ जाएंगे मार्केट में, वो कौन सी पॉलिसी होती है, उसे हम कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बात हो रही है तो इसमें CRR लो है, आपका रेपो रेट कम है, आपका SLR कम है, ये सारे अगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, चीप मनी पॉलिसी हो रही है। चीप मनी पॉलिसी को हम और क्या कहते हैं, दैट इज़ एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी भी कहा जाता है वर्ड, क्लियर। चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं, और आपका जो है लूज मनी पॉलिसी भी इसको हम कहते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो डियर मनी पॉलिसी हम कहते हैं, जिसमें आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी चलती है, और इसको हम क्या कहते हैं, और जो है टाइट मनी पॉलिसी कहा जाता है, डियर मनी पॉलिसी कहते
कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी भी इसको हम कहते हैं, जिसमें रेट जो है बढ़ जाते हैं। क्लियर। हॉट मनी की बात करते हैं, जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, जिसमें आपका जो है बाहर के जो लोग होते हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपके शेयर बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिएट मनी की बात करते हैं तो फिएट फ्लैट नहीं है, इट्स कॉल्ड फिएट। फिएट मनी होती है जिसके पीछे जो है गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, जहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो दर्शाई जाती है वो गवर्नमेंट द्वारा दर्शाई जाती है। और क्लियर। और मतलब करेंसी की सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, और ये सारी की सारी जो है बैकिंग किसके साथ होती है, गवर्नमेंट के साथ। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चीप मनी पॉलिसी इज द राइट वन। क्लियर। सो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं वो यही हैं। चीप मनी पॉलिसी जिसके अंदर क्रेडिट होता है, लो इंटरेस्ट रेट होता है, जो मैंने आपको बताया था। क्लियर। मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के अंतर्गत आती है, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको बनाती है, और इसके सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। क्या? एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना, आर्थिक विकास करना, और दूसरा प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है आपका, इन्फ्लेशन कंट्रोल। क्लियर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। ऑन ऑर्डर टू गेट द डिमिनिश्ड एंड द वर्चुअल इमेजेस द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रॉम में। देखिए, अगर हमने इमेज को छोटी देखना है और आभासी देखनी है तो हमें ऑब्जेक्ट जो है कौन से मिरर के सामने रखना पड़ेगा, तो वो रखना पड़ेगा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। उत्तल दर्पण के सामने रखना पड़ेगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। कॉन्केव की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्केव में जो होता है आपका, यहाँ पे भी वर्चुअल बनती है इमेज, लेकिन अपराइट बनती है। वर्चुअल एंड अपराइट यहाँ पे इमेज बनती है, और बड़ी इमेज देखने को आपको हमें मिलती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्केव मिरर की बात करें, जितने भी आपके जो आपके डेंटल मिरर होते हैं, डॉक्टर्स के पास मिरर होते हैं, इसमें यूज़ किए जाते हैं। और जो गाड़ी का साइड मिरर होता है उसमें आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। याद रखिए, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर। विच वन इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन द बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज के अंदर पहला आपका न्यूज़पेपर कौन सा था? पहली बात अगर हम बात करें कि जो है आपका फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, वैसे तो बंगाल गैजेट जिसे हम कहते हैं, बंगाल गैजेट, जो आपका 1780 में स्टार्ट किया गया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्लियर। बट यहाँ पे इन्होंने पूछा पहला बंगाली लैंग्वेज के अंदर कौन सा था, तो वो था आपका समाचार दर्पण। समाचार दर्पण जो है ये 1818 में स्टार्ट किया गया था, और कैरे एंड मार्शमैन ने इसको स्टार्ट किया था। कैरे एंड मार्शमैन ने इसको स्टार्ट किया था, और इसमें इंडिया और आपकी फॉरेन लैंग्वेज होती थी। बाइलिंगुअल जो है ये बना था 1829 इसके अंदर, जिसके अंदर बंगाली और इंग्लिश जो न्यूज़ है पैरेलल में देखने को आपको मिलती थी। फिर उसके बाद 1852 में इसको ख़त्म कर दिया गया। क्लियर। याद रखिए, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। आनंद बाजार पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका जो है दो लोगों ने लिखी थी, तुषार कांति घोष और इनके फादर शिशिर कुमार घोष। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। शिशिर कुमार घोष। तत्वबोधनी, इट्स नॉट टाटोबोधनी, इट्स जो है तत्वबोधनी देवेंद्र नाथ टैगोर का जो है आपका पेपर है। और दिग्दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो दिग्दर्शन जो लिखी थी ये बैप्टिस्ट मिशन था, एक बैप्टिस्ट मिशन जो है श्री रामपुर। क्लियर। श्री रामपुर जो है आपका यहाँ पे देखने को मिला था, और एडिट किसके द्वारा किया जाता था, जॉन क्लार्क मार्शमैन द्वारा जो है इसको एडिट किया जाता था। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल कोलॉइड। कोलॉइड का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स मिलते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाता है। लेकिन नेचुरल पूछा है तो नेचुरल जो है आपका क्या बनेगा, ब्लड बनेगा। ब्लड क्या होता है, ब्लड इज ए फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यू, यानी कि तरल संयोजी ऊतक है, जिसके अंदर 55% जो है आपको देखने को मिलता है क्या, जो है प्लाज्मा। क्लियर। प्लाज्मा देखने को मिलता है, और 45% जो है ओके आपके सेल देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है, वाटर, जो आपकी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है, और इसको हम और क्या कहते हैं, एल्कलाइन पीएच इसको हम कहते हैं। केन शुगर की बात करते हैं तो ये होता है आपका सुक्रोज। क्लियर। सुक्रोज होती है उसके अंदर, और सुक्रोज जो बनती है आपकी दो चीज़ों से बनती है, डैट इज़ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। क्लियर।
ग्लूकोज जो होती है ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तुरंत एनर्जी का स्रोत है ये, क्लियर। और अगर हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो ये हम फ्रूट शुगर कहते हैं, इसको फ्रूट शुगर कहते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। यूरिया की बात करते हैं NH2CO, NH2 इसको हम कहते हैं, जिसमें 46% जो होती है आपकी नाइट्रोजन देखने को आपको मिलती है। यूरिया जो होता है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो हमने लैब के अंदर तैयार किया था। हमारी बॉडी में जो यूरिया बनता है वो लीवर में बनता है, और एक आपका साइकिल होता है ऑर्निथिन साइकिल, क्लियर। ऑर्निथिन साइकिल जो होता है ये आपका जो है डेट मीन्स इसके अकॉर्डिंग बनता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ब्लड इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो ब्लड के अंदर देखो जी सारी चीज़ें होती हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स वगैरह। वेयर डिड द तेभागा मूवमेंट अकर इन 1946? देखिए तेभागा मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी 1946 में, ये कहाँ पे हुई थी? तेभागा मूवमेंट जो स्टार्ट करी गई थी वो बंगाल के अंदर स्टार्ट करी गई थी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इनिशिएटेड बंगाल के अंदर थी, लेकिन बाद में जो है अलग अलग जगह के ऊपर फैली 46-47 में। और इसके अंदर जो था आपका जो शेयर था क्रॉप का, वो उसके अगेंस्ट जो है ये बात करी गई थी, ये ध्यान रखिए, क्लियर। मतलब शेयर क्रॉप टैक्सेशन की यहाँ पे बात करी गई थी, तो इसीलिए जो तेभागा मूवमेंट 46 बंगाल के अंदर देखने को आपको मिली थी, क्लियर। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से ऐसे कौन से पॉल्यूटेंट हैं जो आपका ड्रिंकिंग वाटर के अंदर दो देखने को मिलते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर को ख़राब करते हैं। तो आर्सेनिक की अगर हम बात करते हैं तो आर्सेनिक भी आता है। फ्लोराइड की बात करें तो ये भी आपका पानी के अंदर होता है। यूरेनियम भी आपका पानी के अंदर होता है। सॉर्बिटोल नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं। तो मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो बनेंगे आपके पॉल्यूटेंट्स के होते हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड और आपका यूरेनियम। 135 बनेगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा 135। आर्सेनिक से तो आपका ब्लैक फुट डिजीज़ आपको देखने को मिलती है, क्लियर, ताइवान वगैरह के अंदर। फ्लोराइड से मैंने आपको बताया था फ्लोरोसिस वगैरह। यूरेनियम जो होता है आपका, यूरेनियम ऑब्वियसली बात है पंजाब के अंदर देखने को आपको मिला था, थर्मल पावर प्लांट से जो है आपका निकलता था और कॉज करता था, बीमारियाँ कॉज करता था, कैंसर कॉज करता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट वन, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। अगर आपको अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपकी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की जाती हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहाँ पे 1,35,000 बच्चे प्लस बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक के ऊपर भी। जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, यहाँ पे हमारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है हमारे MCQ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पेड कोर्स में 10,000 MCQ कोर्स के अंदर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट PCS, UPSC के भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। और इसके अंदर विपन 10 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा GS कोर्स बिल्कुल हमारा प्योर थ्योरी कोर्स है, और इस कोर्स के अंदर जो है ये VIP 500 कूपन कोड लगाना है। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हो? हमारी वेबसाइट studyIQ.com, जहाँ हमारी ऐप StudyIQ ऐप के ऊपर, क्लियर। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, यहाँ पे होम पेज नजर आएगा, और यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाएंगे तो आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा 10,000 MCQ कोर्स, और चौथे नंबर पे आपको दिखेगा GS कोर्स। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगें आप परचेज करें। अगर आपकी थोड़ी बहुत GS आपको आती है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि 10,000 MCQ कोर्स को अच्छे से परचेज करें और अपना प्रेपरेशन आगे बढ़ाएं, क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।